नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। बायोलॉजी की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग बायोलॉजी की क्लास में जो है जेनेटिक्स और एवोल्यूशन यानी आनुवांशिकी और मानव का उद्विकास ये टॉपिक पढ़ेंगे। और उसको जो है इसके जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वो एरियाज जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उसको कवर करेंगे। क्योंकि अगर ये देखा जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है टॉपिक है। जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हो, बीएससी वगैरह किया हो, तो वो जानते हैं कि जेनेटिक्स और एवोल्यूशन को जो है एक वीडियो में समेटना आसान नहीं, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको जो है सारी चीज़ें जो है एक ही वीडियो में जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो इसमें कवर करा दूं। दूसरी चीज़, आप लोग बायोलॉजी की क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में जो मैंने आपसे पूछा भी था, लेकिन उसका रिस्पांस जो है जिन लोगों ने देखा तो उन्होंने तो बहुत अच्छा जो है रिस्पांस दिया, लेकिन उसको देखने वालों की ही संख्या बहुत कम है। तो अगर इस तरह के वीडियोस पे आपका रिस्पांस मुझे नहीं दिखेगा तो निश्चित रूप से जो है मैं इस तरह के, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत पड़ती है स्लाइड तैयार करवाने में और कंटेंट में, साथ ही में जो है वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए। कभी कभी उन चीज़ों को भी देखना चाहिए जो भले जो है आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली ना आ रहे हो, लेकिन अपने ज्ञान के लिए, अपने नॉलेज के लिए भी चीज़ों को देखना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जूनियर असिस्टेंट टेस्ट सीरीज का 3rd बैच हमने लॉन्च कर दिया है। 3rd बैच को ज्वाइन करने की लास्ट डेट है 4 दिसंबर। तो अगर आपने अभी तक जो है हमारी डेमो टेस्ट की पीडीएफ को नहीं डाउनलोड किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो दिया ही है, साथ में आप डिकोड एग्जाम का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसमें लॉगिन बनाकर जो है वहां से भी जो है आप ऑनलाइन टेस्ट फ्री दे पाएंगे, साथ में जो है फ्री डेमो टेस्ट की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकेंगे। अगर आपको क्वालिटी अच्छी लगती है, कंटेंट पसंद आता है, आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो है ये बहुत अच्छा मटेरियल है, तो आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको समस्या हो, कोई शंका हो तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या डायरेक्ट कॉल करके जो है बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में जो है पूरा सेल बायोलॉजी को एक साथ कवर किया था, तो वहाँ डीएनए के बारे में भी बात हुई थी, जेनेटिक्स के बारे में भी थोड़ी बात हुई थी। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए जो है आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। और विशेषकर अगर हम डीएनए ना कहें तो डीएनए पे जो विशिष्ट स्थान होते हैं, जो डेंस होते हैं, और वहाँ पर इनकोडिंग होती है। हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जो हमारी आनुवांशिक सूचनाएं हैं, उनकी इनकोडिंग होती है। और उन इनकोडेड जगहों को क्या कहते हैं? उनको हम जीन्स कहते हैं। तो अगर पर्टिकुलरली बात करें तो जीन्स के द्वारा, और वैसे तो हम ये कहते हैं कि डीएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसके द्वारा एक पीढ़ी से लक्षण दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अब ये जो डीएनए होता है या आरएनए होता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जो है न्यूक्लिक एसिड और बेस, यानी न्यूक्लिक एसिड और कोई ना कोई इसमें क्षार जुड़कर वो बनता है। तो डीएनए के एक अणु में 4 प्रकार के हजारों न्यूक्लियोटाइड से जुड़कर एक पॉलीमेरिक चेन बनती, बहुत लंबी जो है चेन बनती है। नाइट्रोजन बेस जो इसमें होता है, डीएनए और आरएनए दोनों में होता है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, उसको आगे देखेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप होता है प्यूरिन्स, दूसरा टाइप होता है पिरिमिडीन्स। तो प्यूरिन्स जो है कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, जिसको हम ए और जी से डिनोट करते हैं। पिरिमिडीन जो होता है थाइमिन और साइटोसिन, ये जो है टी और सी से इसको हम डिनोट करते हैं। अगर आरएनए का केस ले लेंगे तो यहाँ पर जो है यूरेसिल आ जाएगा, जिसको हम आगे बात करेंगे, और यूरेसिल को यू से डिनोट करते हैं। तो वाटसन और क्रिक ने जो है जो डबल हेलिकल मॉडल दिया था वो कुछ इस तरह था। एग्जैक्ट इस तरह सा नहीं था, क्योंकि ये मेरा खुद से हाथ से बनाया हुआ डायग्राम है। तो ये जो है डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए है जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, और जो आज तक का सबसे ऑथेंटिक मॉडल माना जाता है। तो इसमें जो है 2 बेस पेयर्स के बीच में कितनी 3.4 एंगस्ट्रॉम और एक लूप की लंबाई कितनी होती है, तो ये कुछ ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगी। इसकी जो है आवश्यकता जो है
अभी जिन एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं उनमें नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं इसके स्ट्रक्चर को जुड़ी हुई जो आपको समझना यहाँ पर ज़रूरी है। तो जैसे हमने वहाँ पर एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन की बात की, तो चूंकि ये डीएनए है इसलिए इसमें जो है यही पिरिमिडीन और प्यूरिन होते हैं। तो ग्वानिन और साइटोसिन आप ये देख सकते हैं, जी और सी ये आपस में जुड़े हैं किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो एक प्रश्न ये आता है कि बेसेज जो होते हैं, जो क्षार है डीएनए के, ये किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और इसके जो है साथ कौन सा होता है? सुगर जुड़ी होती है। जितने भी एस लिखे हुए हैं ये सब क्या है? ये सब शर्करा है। अब शर्करा जो है सुगर, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये अभी आगे हम देखेंगे इसको जो है। फिर सुगर जो है किससे जुड़ी होती है? फॉस्फेट से। तो ये जो है फॉस्फेट बॉन्ड यहाँ जुड़ा होता है। इसी तरह से थाइमिन और एडेनिन ये भी आपस में जुड़े होते हैं। फिर यही चेन जो है फॉलो होती रहती है। फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जी और सी था, यहाँ पर सी और जी हो गया, क्योंकि ये क्या है? एक कुंडली है। एक जो है इस पे द्विगुणित है ना, डबल हेलिकल है, तो जो है ये इस तरह से इसको इंटरचेंज होता है। तो ये पूरी जो है संरचना है, यही जो है इसी तरह से इसको समझा जा सकता है। अब जो है इसकी बेसिक जो है जो एग्जाम से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो जैसा कि मैंने बताया शुगर कैसी होती है? डीऑक्सीराइबोज टाइप होती है। तो डीऑक्सीराइबोज टाइप डीएनए में होती है। इसमें क्या जुड़ जाता है? बेस जुड़ जाता है, यानी एक क्षार जुड़ जाता है, जिसकी हमने पीछे चर्चा की, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। उसके बाद जो है जब डीऑक्सीराइबोज शुगर और बेस जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। ध्यान रखिएगा, अभी ये न्यूक्लियोटाइड नहीं कहलाया। फिर इसके बाद इसमें फास्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा, तब ये न्यूक्लियोटाइड जो है बन जाएगा। अब ये न्यूक्लियोटाइड की जो है एक लंबी हजारों न्यूक्लियोटाइड की जो है एक जो है पॉलीमेरिक चेन बन जाएगी, तब हम इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है हमारा डीएनए है। तो डीएनए का कंपोजिशन आप समझ गए होंगे, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। डीऑक्सीराइबोज शुगर, उसमें जो है एक बेस जुड़ गया। बेस कौन कौन से हमने बताए? चारों। तब इसको हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक एसिड जुड़ गया, तब हम इसको न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। इन न्यूक्लियोटाइड्स की जो है एक पॉलीमेरिक चेन बन जाएगी, तब हम जो है इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे, जो हमारा डीएनए है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल की संकल्पना जो है वाटसन और क्रिक ने 1953 में दी थी, और उन्होंने बताया कि डीएनए एक सीढ़ी की तरह सीधा ना होकर सर्पिलाकार और द्विगुणित होता है। यानी ये जो स्ट्रक्चर है इसको जो है बताया कि ये सर्पिलाकार यानी स्पाइरल होता है, और ये हेलिकल जो होता है द्विगुणित होता है। फिर चारगाफ रूल है एक जो है इसके बारे में। चारगाफ रूल क्या कहता है कि इरविन चारगाफ ने और डीएनए की संरचना के संबंध में कुछ सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल नियम प्रतिपादित किए, जिसमें से कोई डेविएशन नहीं होता। वो क्या है? प्यूरिन और पिरिमिडीन ये आप बराबर मात्रा में पाए जाएंगे, यानी जितना भी प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडीन होगा। क्या है प्यूरिन? प्यूरिन होता है हमारा एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों कौन से बेस होते हैं? प्यूरिन होते हैं। और पिरिमिडीन जो है थाइमिन और साइटोसिन, यानी एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर थाइमिन प्लस साइटोसिन, ये उन्होंने कहा। ये चारगाफ रूल है। उसके बाद जो है अगला उन्होंने क्या बताया यूनिवर्सल, कि डीएनए का जो बेस कंपोजिशन है वो प्रत्येक जाति में अलग अलग होता है, तभी जो है हर जाति में विविधता होती है। तो डीएनए का बेस कंपोजिशन अलग हो गया। फिर एडेनिन से थाइमिन और ग्वानिन से साइटोसिन का जो है मोलर आयतन की दर सदैव 1:1 होती है, ये इनका अगला रूल हो गया। फिर A+T यानी एडेनिन प्लस थाइमिन बटे साइटोसिन प्लस ग्वानिन का अनुपात प्रत्येक प्रजाति में अलग अलग होता है, तभी जो है सभी के लक्षण अलग होते हैं। तो ये चारगाफ रूल है। अब डीएनए ऐसा नहीं है कि डीएनए एक ही तरह का होता है, डीएनए कई प्रकार के होते हैं। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, इनका जो हेलिक्स होता है वो राइट हैंडेड होता है। बस आपको इतना रखना है, इनका जो हेलिक्स होता है यानी जो उसका घुमाव होता है
जो आपने पीछे हेलिकल मॉडल देखा वो राइट हैंडेड होता है, यानी दाहिने हाथ की तरफ होता है। और यहीं पर दूसरा जो है, जो सबसे बड़ा अंतर है वो क्या है, जेड डीएनए। जेड डीएनए का जो हेलिकल सेंस होता है ये लेफ्ट हैंडेड होता है। तो याद रखिएगा कि सारे डीएनए जितने भी ए बी सी डी हैं, इनका हेलिक्स राइट हैंडेड और जेड डीएनए का हेलिक्स जो है लेफ्ट हैंडेड होता है। इसके बाद सर्कुलर डीएनए भी होता है, लेकिन सर्कुलर डीएनए किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स में होता है। और हमारे जो कुछ कोशिकांग होते हैं, कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इनमें जो है जो डीएनए होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, इस तरह से होता है। अब सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी क्या कहते हैं, मतलब डीएनए से डीएनए की बनने की प्रक्रिया, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, इस कैसे बनता है और इसका नाम क्या होता है स्पेसिफिक, ये बहुत जरूरी है। तो जो डीएनए से डीएनए बनता है इसको हम रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहते हैं, क्योंकि अगर डीएनए को डबल होना है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो डीएनए भी मल्टीप्लाई होकर दुगना होगा ना, तो ऐसी में क्या क्रिया कहलाएगी, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कहलाएगा। फिर डीएनए से आरएनए भी बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए से आरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन, और अगर इसका उलट कर दें, आरएनए से हम डीएनए बन रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, क्योंकि सबसे जो बड़ी क्रिया है पूरे लिविंग सिस्टम को चलाने की वो क्या है, ट्रांसलेशन, यानी प्रोटीन्स का सिंथेसिस। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनने की पूरी क्रिया को हम ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान होती है। अब डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतर क्या है, जल्दी से हम देख लेते हैं। इसमें डीएनए में अभी हमने देखा है डीऑक्सी राइबोज टाइप ऑफ शुगर होती है, और इसमें केवल राइबोज शुगर होती है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही आप जानते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक। तो डीएनए आरएनए में ये बेसिक डिफरेंस हो गया। फिर नाइट्रोजनस बेस जो प्यूरिन्स होते हैं वो ए और जी ही होता है, यानी एडनिन ग्वानिन होता है, लेकिन जो पिरिमिडीन होता है उसमें थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है, किसमें, आरएनए में। फिर ये जो है डबल हेलिकल होते हैं, हेलिक्स सर्पिलाकार होते हैं, ये कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड लॉन्ग चेन होती है, ये डबल हेलिकल नहीं होता है। डीएनए जो है क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रिका में यानी न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में जो है आरएनए पाया जाता है। थाइमीन इसमें पाया जाता है, और इसमें जो बेस थाइमीन होता है उसकी जगह पे यूरेसिल पाया जाता है, जो हमने अभी देखा। सबसे प्रमुख अंतर तो यही है। अब आरएनए के भी टाइप होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहले हम बात करते हैं मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए। तो ये कब बनते हैं, ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान बनते हैं। केंद्रक यानी न्यूक्लियस के बाहर से संदेश प्राप्त कर अमीनो एसिड का सिलेक्शन करना होता है, कि किस अमीनो एसिड को सेलेक्ट करें जिससे जो है पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हो सके, तो ये एमआरएनए हो गया। फिर राइबोसोमल आरएनए की बात करें, ये जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये राइबोसोम से संबद्ध रहते हैं, राइबोसोम पर लगे होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायता करते हैं। फिर तीसरे टाइप का आरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए, इसको हम सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, और शॉर्ट में इसको टीआरएनए या यस आरएनए के नाम से जानते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड्स को राइबोसोम पर लाते हैं। आगे चलते हैं, आनुवांशिकता के जनक। अब हमने जो है जेनेटिक मटेरियल पढ़ लिया, डीएनए आरएनए, अब जो है जेनेटिक्स पे आते हैं। तो आनुवांशिकता के जनक जो है किसको माना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। इन्होंने 3 मुख्य नियम प्रतिपादित किए थे, पहले हम उसका नाम देख लेते हैं, आगे थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसको प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। इन्होंने एक टर्म दिया था एलिल्स। तो एलिल्स क्या होते हैं, एक ही गुण के विभिन्न विपर्याय रूपों को प्रकट करने वाले जीन्स जो क्रोमोसोम्स के होते जोड़े होते हैं उनको हम एलिल कहते हैं। मान लीजिए कि बौनापन और लंबापन
यानी लंबाई का जीन्स और जो बौनेपन का उसका जो है काउंटर, दोनों जो है हमेशा एक पेयर में ही पाए जाते हैं। कौन सा प्रभावी होता है वो अलग मैटर है। तो क्या होगा, ये दोनों क्रोमोसोम जब एक साथ एक जोड़े में पाए जाएंगे तो इनको क्या कहेंगे, हम एलील कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे। अब जो प्रभाविकता का नियम है, क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे, मूल रूप से एक पादरी थे। उनके पास जो है चर्च में ही बहुत बड़ा जो एक फॉर्म था जिसमें जो है वो उन्होंने मटर के पौधे पर जो है क्रॉस करा कर मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस करा कर जो है कुछ नियम प्रतिपादित किए। तो प्रभाविकता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें जो है मेंडल ने एक जोड़े के विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया। तो प्रथम पीढ़ी में उपस्थित होने वाला लक्षण प्रभावी रह गया। जैसे मैंने अभी बात की जो है कि मान लीजिए कि एक जो है मटर का पौधा था वो लंबा था, दूसरा जो है पौधा था वो बौना था। तो मेंडल ने क्या किया, लंबे और बौने पौधे का क्रॉस कराया। लंबे और बौने पौधे से मान लीजिए पहली पीढ़ी में जो है लंबा पौधा जो है जन्म लिया जो है, तो उन्होंने क्या कहा कि जो लंबाई है, लंबापन है वो जो है प्रभावी है, यानी वो प्रभावी जीन के कारण हुआ है, इसलिए जो है ये जो है प्रभाविकता का नियम इस पे लागू होगा। तो पहली पीढ़ी में केवल लंबे पौधे लिए, इसलिए उन्होंने इसको जो है कहा कि लंबा जो है प्रभावी है, डोमिनेंट है, और बौनापन जो है अप्रभावी हुआ है। फिर पृथक्करण का नियम, इस नियम के अनुसार युग्मकों का निर्माण यानी गैमीट्स के निर्माण के समय जीन्स के जोड़े के कारक अलग अलग। हालांकि उन्होंने जीन शब्द का प्रयोग तब नहीं किया था क्योंकि उनको जेनेटिक लेवल पर कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने जो कुछ किया, उन्होंने फिनोटाइप को, लक्षणों को देखकर उसको कारक कहा जो है। आज हम उनको जीन के रूप में जानते हैं। तो अलग अलग हो जाते हैं, उनमें से केवल एक ही कारक युग्मक में पहुंचता है। तो उनका कहना क्या था कि फिर वही उदाहरण हम लेते हैं कि लंबापन और बौनापन। हमने कहा कि पहली पीढ़ी में लंबापन का गुण आया, क्यों आया? उनका कहना था कि जो लंबेपन का कारक है, जो आज के ज़माने में कारक को हम जीन्स कहते हैं, जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी जब अगर मनुष्यों की बात करें तो स्पर्म और ओव्यूल बनते हैं, उसमें क्या होता है कि केवल जो है जो प्रभावी जीन है यानी लंबेपन वाला जीन है वो जो है उस गैमीट्स में गया और बौनेपन वाला नहीं गया। इसलिए अगली पीढ़ी में जो है लंबेपन वाला जीन जो है प्रभावी हुआ। तो ये जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। फिर स्वतंत्र अव्यूहन का नियम इन्होंने दिया जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। इस नियम के अनुसार कारकों के विभिन्न जोड़े जो किसी जीव में पाए जाते हैं एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक मिश्रित होकर नए रंग रूप के जीव बनाते हैं। यानी जीन्स जो है वो फ्री होते हैं, बार बार जो है उनका अल्ट्रेशन होता है और वो जो है नए नए जो है गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये तीनों नियम हैं, आपने जरूर पढ़ा होगा, हाई स्कूल इंटर में इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ता है। फिर आगे चलते हैं, एक जेनेटिक्स का टर्म है सहलग्नता या लिंकेज। ये क्या है? जब दो विभिन्न लक्षण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रेट्स। तो जब दो विभिन्न लक्षण के एक ही गुणसूत्र पर बंधे होते हैं, यानी मान लीजिए दो विभिन्न लक्षण हैं और वो एक ही गुणसूत्र यानी एक ही क्रोमोसोम पर बंधे होते हैं, तो उनकी वंशागति स्वतंत्र ना होकर एक साथ होती है, यानी वो जो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं वो एक साथ ही जाते हैं। इस घटना को मॉर्गन ने सहलग्नता या लिंकेज का नाम दिया। तो पहली चीज याद रखिएगा, भले ये परिभाषा आपको न याद हो लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपको पता होना चाहिए कि लिंकेज जो टर्म है ये क्वाइन किया था मॉर्गन ने। और ये क्यों क्वाइन किया गया था? मेंडल के नियम के बाद, क्योंकि मेंडल ने जो है, मेंडल का नियम कोई यूनिवर्सल नियम नहीं था, उसको अब तो वो पूरा का पूरा बदल चुका है, तो ये मेंडल के नियम का अपवाद है। अब उसके बाद इसी तरह का लिग्न सहलग्नता यानी सेक्स लिंक क्रोमोसोम्स या जीन्स, इसमें क्या होता है? सेक्स लिंक जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। फिर इससे संबंधित प्रमुख बीमारियां कौन सी होती हैं? यानी लिग्न सहलग्नता जो सेक्स लिंक यानी जो सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू आगे जाती हैं, जैसे वर्णांधता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस, ये सभी जो है बीमारियां हैं जो सेक्स लिंक क्रोमोसोम्स के कारण आगे जाती हैं। किसी जीव के किसी लक्षण विशेष के परिवर्धन का नियंत्रण जो है जीन्स के द्वारा होता है।
वंशागति का भौतिक आधार क्रोमोसोम को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यानी जो जेनेटिक्स में जो है लक्षणों की वंशागति है, यानी जो ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स है, उसका जो फिजिकल बेसिस है वो क्या है, क्रोमोसोम्स, क्योंकि क्रोमोसोम्स पे ही डीएनए होते हैं, उन्हीं में सारे इनकोडेड जीन्स होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाते हैं। अब जैव विकास की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले चर्चा होती है लैमार्क की। लैमार्क ने जो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का नियम या एक सिद्धांत, हाइपोथेसिस बताई थी कि जो है कोई भी जीव अपने जीवन काल में जिस कार्य को अधिक करता है या लगातार करता है तो उसके कारण जो है उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेज आ जाते हैं जो अगली पीढ़ी में भी ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जो है उदाहरण दिया कि जो जिराफ है, चूंकि वो बहुत ऊंचाई पर पत्तियां खाने लगा तो धीरे धीरे जो है उचक उचक के खाने की आदत जो है उसकी कई पीढ़ियों में चलती गई और उसके दोनों जो है आगे वाले पैर जो है लंबे हो गए, लंबे होते चले गए और ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो शुरुआत में तो इनकी थ्योरी बहुत लोगों को अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण इस तरह के दिए जो है, लेकिन बाद में जो है लैमार्क के बाद जो है कई वैज्ञानिकों ने उनका जोरदार खंडन किया थ्योरी का। उन्होंने कहा कि उपार्जित लक्षण जो है वंशागत नहीं होते हैं। मान लीजिए कोई पहलवान है और वो काफ़ी जिम करके जो है अपनी अच्छी सी बॉडी बना लेता है, उसकी मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि उसके जो संतान है वो भी जो है उसी तरह की मसल्स यानी बॉडी बिल्डिंग टाइप का जो है होगा। तो इसकी पुष्टि के लिए जो है जर्मन साइंटिस्ट थे वाइजमैन ने जो है क्या किया, चूहे लिए, चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया। 21 पीढ़ी तक चूहों की पूंछ लगातार काटते रहे। 21 पीढ़ी काटने के बाद भी 22वीं पीढ़ी में जो है कोई भी जो है बिना पूंछ का चूहा पैदा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं उनकी वंशागति नहीं होती है, वंशागति के कई और कारण होते हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस डार्विन भी जो है इस क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हैं। इससे पहले जो है बात कर लें, जो है डार्विन के कभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, बीगिल क्या है। तो मलय द्वीप समूह की यात्रा के दौरान चार्ल्स डार्विन द्वारा जो जहाज का नाम दिया गया था उसको बीगिल था। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की जो है इनकी चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है जिनमें इन्होंने कई सारे जो है एनिमल्स की प्रजातियों की जो है वर्णन किया है। तो डार्विनवाद जो है क्या है, इस सिद्धांत को दो अंग्रेज वैज्ञानिक, एक तो अल्फ्रेड रजर वेलेस और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, दोनों ने मिलकर प्रतिपादित किया। ऐसा नहीं कि दोनों ने एक साथ मिलकर प्रतिपादित किया, लेकिन दोनों ने अलग अलग किया, लेकिन दोनों के जो विचार थे वो एक ही थे। तो दोनों वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से कार्य कर समान निष्कर्ष निकाले और इससे क्या निकला, प्राकृतिक चयन का, नेचुरल सिलेक्शन का, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत इन्होंने दिया। डार्विन के क्या कहना था कि जितने भी जीव हैं उनमें अधिक से अधिक प्रजनन करने की प्रवृत्ति होती है। तो प्रवृत्ति के कारण जो है लगातार जो है संतान उत्पन्न होती रहती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है प्रजनन होने के बाद भी जो है जो उनकी स्पीसीज की आबादी होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। तो उन्होंने बताया जैसे कि एक मेढक है, कई सारे अंडे देता है, हजारों अंडे देता है, लेकिन एक वहाँ पर जो है मुश्किल से 10, 15, 20, 50 जो है मेढक ही जो है बढ़ पाते हैं जो जीवन संघर्ष में बचते हैं। तो उन्होंने कहा जो है प्रकृति भी चयन करती है, जो कमजोर अंडे होते हैं वो अंडे की स्टेज पर नष्ट हो जाते हैं, उसके बाद जो उनसे भी बच जाते हैं तो वो मान लीजिए जो है कि पानी की कमी या किसी भोजन की कमी के कारण मर जाते हैं। यानी प्रकृति भी जो है चयन करती है और प्रकृति के चयन में वही जीवित रहता है जिसमें बेटर जो है स्किल्स होती हैं, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता जो उन्होंने सिद्धांत दिया, यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो सबसे फिट है, जो सबसे मजबूत है वही जीवित रहता। तो इनका भी जो है सिद्धांत सुनने में बड़ा आकर्षक लगता है। जब इन्होंने दिया होगा तो एकदम से एक नई बात सबके सामने आई होगी कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। जीवन संघर्ष में जो बच जाता है वही जो है आगे चलकर जो है जीवित रहता है और उसी वो आगे प्रजनन करके अपनी पीढ़ी को बढ़ाता है। लेकिन डार्विन की जो है बहुत से पॉइंट्स पे आलोचना हुई
क्योंकि इन सब की जो थ्योरीज थी इनमें कहीं आनुवांशिकी का जो है जो साइंटिफिक फैक्टर था वो इन्वॉल्व नहीं था। इन्होंने कभी नहीं बताया कि किस कारण ऐसा हो रहा है, कौन सा कारक है जो इस तरह से हो रहा है। तो डार्विन ने विकासवाद को आनुवांशिकता के आधार पर नहीं समझाया था। डार्विन के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति के लिए विभिन्नताएं उत्तरदायी थी, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार छोटी छोटी विभिन्नताओं से कोई नई जाति का जो है उत्पन्न नहीं हो सकती है। फिर वैज्ञानिकों ने डार्विन के जो लिंग चयनवाद है उसको भी जो है गलत ठहरा दिया। उन्होंने बताया था कि जो है मेल का रेशियो कब ज़्यादा होगा, फीमेल का रेशियो कब ज़्यादा होगा, तो ये भी जो है उसको गलत। फिर वंशागत लक्षणों वाले जीव जब एक दूसरे जीवों के साथ जनन करते हैं जिनमें लक्षण नहीं होते हैं तो इन दोनों के मिलने से लक्षण का प्रभाव कम नहीं होता है। डार्विन इसकी भी व्याख्या नहीं कर सके। साथ ही में प्राकृतिक वर्णवाद, जिसको हमने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी कहा, किसी अंग के विशिष्टीकरण को नहीं बताया जिसके कारण कुछ जातियां नष्ट हो गईं। तो काफ़ी लूप होल्स थे इनकी भी थ्योरीज में, जिसको जो है आगे लोगों ने नकार दिया। और नकारा क्या, ये जो आपके पीछे थ्योरी लिखी है उत्परिवर्तनवाद, ये बहुत ही मान्य थ्योरी है। ह्यूगो ड्यूबरीज ने इसको प्रपोज किया था 1901 में, जिसने ये समझने में मदद की कि जो एकदम से उपार्जित लक्षण आ जाते हैं, नई स्पीसीज जन्म ले लेती हैं, एकदम से किसी किसी जीव में नई चीज़ें आ जाती हैं। जैसे पहले कहा जाता था कि सांप के जो है पैर होते थे, फिर बाद में रेंगने के कारण उसके पैर घिस गए, ऐसा कुछ नहीं था। तो इन्होंने बताया कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है। अब इतनी पूरी बात पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि कोई भी जितने भी फिजिकल कारक हैं, यानी जैसे प्रकृति है, सूर्य का प्रकाश है, जल है, जलवायु है, ये सभी मानव पर प्रभाव डालती हैं। लेकिन वो प्रभाव जो इस पीढ़ी में हमारे ऊपर पड़ा वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, उसके लिए जो है एक कारक जिम्मेदार है, जीन्स। यानी हमारे जीन्स में भी उसके कारण परिवर्तन होना चाहिए। जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी में जो है बम गिराया गया था, परमाणु बम, उसके बाद जो है वहाँ पर आज तक लोग जो है लूले लंगड़े अपंग पैदा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो है बेस डीएनए में, उनके जीन्स में जो है उसकी रेस के कारण जो है जो न्यूक्लियर बम की रेडियो एक्टिविटी थी उसके कारण परिवर्तन हो गया। तो उनका बेस सीक्वेंस डीएनए का चेंज हो गया, उनमें नए लक्षण उत्पन्न हो गए जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे चलते चले जा रहे हैं। इसी तरह से जब भी कोई नई स्पीसीज इवॉल्व होती है तो कोई ना कोई इसी तरह का प्राकृतिक कारण होता है जो उनके डीएनए में, उनकी जीन्स में जो है कोई ना कोई परिवर्तन उत्पन्न कर देती है। इसी को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन थ्योरी कहते हैं। और जिस पहली स्पीसीज में ये उत्पन्न होता है उसको हम उत्परिवर्तक या म्यूटेंट कहते हैं। तो ये पूरी बात है जो उत्परिवर्तन है, और इसी के कारण जो है एकदम से नई प्रजातियां जन्म लेती हैं। और उत्परिवर्तन दोनों तरह का होता है, अच्छा और खराब। जैसे कि मैंने हिरोशिमा नागासाकी का आपको उदाहरण दिया, वो एक खराब उत्परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग अपंग पैदा हो रहे हैं, उनको जन्मजात कैंसर है, उनको स्किन का कैंसर है, इस तरह की समस्याओं के साथ पैदा हो रहे हैं। और वहीं पर कुछ जीवों के लिए अच्छा हुआ, उनमें एडवांसमेंट आ गई, जो है वो नए अनुकूलन उन्होंने सीख लिए अपने जीवन में। तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है जीवों में उपस्थित विविधता की क्रिया करता है। अब कुछ छोटे मोटे फैक्ट जो आप जानते हैं रिवीजन के लिए आपके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रचना जॉनसन ने की थी। जीन शब्द का प्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था। जेनेटिक कोड की खोज नीरेनबर्ग एवं अन्य के द्वारा की गई थी। और सर्वप्रथम कृत्रिम जीन का प्रयोगशाला में संश्लेषण जो है ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। कृत्रिम जीन जो है जेनेटिक कोड की मदद से डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बनाया था। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी बहुत ही फेमस थ्योरी है। इसका क्या कहना होता है कि एक जीन जो है पर्टिकुलर एक तरह की प्रोटीन बनाती है और प्रोटीन जो है वो एंजाइम बन जाती है। यानी प्रोटीन, जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो सभी, जो जितनी भी एंजाइम्स होते हैं सभी प्रोटीन होते हैं। तो ये थ्योरी जो है किसके द्वारा दी गई थी, नाम जरूर याद रखिएगा, बीडल और टैटम के द्वारा 1948 में वन जीन वन एंजाइम थ्योरी दी गई थी। यानी हमारे शरीर में असंख्य जीन होते हैं और हर जीन एक पर्टिकुलर एंजाइम को जो है सिंथेसिस करता है डायरेक्ट करके,
और उससे एक खास लक्षण हमारे शरीर का नियंत्रित होता है। फिर जीन रेगुलेशन की जो ओपेरॉन थ्योरी है, ओपेरॉन थ्योरी जिन लोगों ने बीएससी किया होगा, क्योंकि उससे नीचे नहीं कभी पढ़ाया गया होगा, ओपेरॉन थ्योरी जो है जैक्वा और मोनो ने दी थी। तो इतना ही इसके लिए सफिशिएंट है। अब सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रिकॉन, ये जीन्स की अवधारणा की प्रतिपादन किसने किया था? बेंजर ने किया था। डीएनए का एक्सरे एनालिसिस किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, MHF विकलिंस ने जो है डीएनए का एक्सरे एनालिसिस किया था। टीआरएनए की खोज, जो हमने ट्रांसफर आरएनए की बात की पीछे, ये की थी रॉबर्ट हॉली ने। प्रोटीन अणुओं का अमीनो अम्ल क्रम का नियंत्रण, ये किसके द्वारा किया जाता है? जीन्स के द्वारा किया जाता है, कि जो प्रोटीन हमारे शरीर में बन रही है उसमें अमीनो एसिड्स किस सीक्वेंस में लगेंगे, ये हमारे जीन डिसाइड करते हैं, क्योंकि उसी प्रोटीन से फिर एंजाइम बनता है और वो एंजाइम एक खास लक्षण को नियंत्रित करता है। बेसेज से बना हुआ, यानी 3 बेसेज से बना हुआ आनुवांशिक कोड क्या कहलाता है? ट्रिपलेट कोड कहलाता है। आनुवांशिक कोड में कुल कितने संभावित शब्द होते हैं? पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक कोड में 64 शब्द जो है संभावित होते हैं। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है सर्वकालिक तथा आनुवांशिकी का मूल आधार माना जाता है। क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये वॉल्टर सटन ने 1902 में दी। इसमें क्या कहा? क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जो क्रोमोजोम्स होते हैं उन पे जीन्स होते हैं जो हमारे इनहेरिटेंस के लिए, आनुवांशिकी के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्रोमोजोम में जीन्स का रेखीय विन्यास यानी लीनियर अरेंजमेंट में होते हैं। आगे चलते हैं। आनुवांशिकी अध्ययकों में सर्वाधिक अध्ययन जो है ड्रोसोफिला नामक कीट होता है, जो मक्खी जैसा होता है, बड़ी सी, इस पर किया जाता है। जितने भी जो है, क्योंकि इसमें क्या है, जितने भी अपवाद वाली चीजें हैं, जो जेनेटिक्स के नियमों से अपवाद हैं, वो सब ड्रोसोफिला में देखने को मिलते हैं, इसलिए ड्रोसोफिला पे बहुत ज्यादा अध्ययन हुआ है। फिर सेक्स लिंक्ड क्रोमोजोम यानी लिंग संहिता की खोज जो है टी.एच. मॉर्गन द्वारा की गई थी, बता चुके हम। एक्सरे द्वारा सबसे पहले म्यूटेशन किसने कराया था? ये मुलर ने कराया था। ह्यूगो ड्यूब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद दिया था। ट्रिपल यू नामक जो ट्रिपलेट कोड है, जेनेटिक कोड, ये किस अमीनो एसिड का संकेत है? ये फेनिल एनालीन का संकेत है। ये भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है। समान एलील धारण करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? होमोजाइगस कहते हैं। भ्रातीय यमज यानी फैटर्नल ट्वीन का जीन प्रारूप जो है असमान होता है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, जरूरी है आपके लिए। आपने ट्विंस जरूर देखे होंगे, जुड़वा बच्चे। तो जो जुड़वा का जन्म होता है 2 प्रकार से होता है। एक तो ये होता है कि एक ओवम है, इसको एक स्पर्म ने जाके फर्टिलाइज कर दिया, और ये जब इसमें जो है डिवीजन शुरू हुआ तो इसी में जो है 2 एम्ब्रियो जो है एक साथ बन गए और 2 बच्चों का एक ही ओवम से निर्माण हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि वैसे तो मतलब मैक्सिमम क्या होता है, एक स्पर्म जो है एक ओवम को फर्टिलाइज करता है और इससे ज़्यादा को नहीं करता है, या दूसरा स्पर्म जो है दूसरे ओवम को नहीं करता है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, अगला 2 स्पर्म है, दोनों ही सफल हो जाते हैं, एक दूसरे ओव्यूल को और दूसरा जो है दूसरे एग को जो है फर्टिलाइज कर देता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी ट्विंस पैदा होंगे, लेकिन दोनों में चूंकि स्पर्म अलग अलग हैं तो दोनों में जेनेटिक कैरेक्टर अलग अलग होंगे। तो पहली वाली कंडीशन में जहां एक स्पर्म जो है एक ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है, लेकिन वहां पर जो है जब डिवीजन हुआ एम्ब्रियो बनने के लिए तो वहां पर 2 फीटस बन गए, 2 भ्रूण बन गए, तो इनको क्या कहेंगे, आइडेंटिकल ट्विंस कहेंगे। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो कि 2 स्पर्म 2 ओवम को अलग अलग फर्टिलाइज कर रहे हो, इनसे जो है बच्चे एक जैसे ही दिखेंगे, लगभग जो है देखने में एक समान होंगे, लेकिन इनका जेनेटिक कैरेक्टर जो है बहुत ज़्यादा समान नहीं होगा। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम फ्रेटर्नल जायगोट कहेंगे। यही जो है आपने पीछे पढ़ा कि भ्रातृज यमज, हिंदी में उसको कहते हैं। अब आगे चलते हैं। नवजात बीमारी रंजकहीनता टायरोसेज नामक जो है एंजाइम से होती है। तो जन्मजात बीमारी जो है जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्बिनिज्म।
एल्बिनिज्म में आपने देखा होगा त्वचा का पूरा रंग जो है सफेद हो जाता है, त्वचा का रंग ही उड़ जाता है। तो ये क्या है, इसको रंजकहीनता कहते हैं इंग्लिश में। ये टायरोसिनेज नामक एंजाइम की कमी के कारण होता है। लीथल जीन्स की खोज किसने की थी? क्यूनोट ने की थी 1905 में चूहों पे एक्सपेरिमेंट में। मेंडल के तीनों नियम के विचलन या रूपांतरण के कारण क्या है, वैसे हम पीछे बात कर चुके हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उन्होंने जो डोमिनेंस का नियम दिया उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी होता है। मान लीजिए उन्होंने लाल और सफ़ेद और गुलाबी फूल का क्रॉस कराया, लेकिन जो आगे पहली पीढ़ी में ही जो है क्या हुआ कि ऐसे फूल भी बन गए कि उनकी जो पत्तियों पे गुलाबी धब्बे थे, ना सफ़ेद बना ना गुलाबी बना, ऐसे फूल बन गए जिनकी सफ़ेद पत्तियों पे गुलाबी धब्बे थे। तो ये क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। लीथल जीन्स का एक्शन और जीन इंट्रैक्शन, ये सब जो इनके अपवाद थे। फिर रक्त को जमाने में सहायक फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन जो कि रक्त में पाए जाते हैं, इसका जो है निर्माण कहाँ होता है, हमारे लीवर में होता है। मंगोली जड़ता जो है नामक एक बीमारी होती है, ये ट्राइसोमिक होती है, यानी इसमें जो कंडीशन होती है क्रोमोसोम्स की वो 2n+1 वाली होती है, यानी 3 क्रोमोसोम इसमें एक जगह इन्वॉल्व होते हैं। डाउन सिंड्रोम आपने बहुत सुना होगा, ये भी जो है जेनेटिक बीमारी है। इसमें छोटा कद, मंद बुद्धि, मोटी जीभ व खुरदरी त्वचा प्रमुख लक्षण होते हैं। अगली बीमारी टर्नर सिंड्रोम, ये स्त्रियों के सेक्स क्रोमोसोम में अनियमितता आ जाने के कारण होने वाली बीमारी है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में XXY लिंग गुणसूत्र संरचना पाई जाती है, क्योंकि गुणसूत्र जो है जो लिंग वाले होते हैं, सेक्स वाले, वो तो या तो XX होता है या XY होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है XXXY ये बन जाता है, जो कि एक एनोमली है, एक जो है एबनॉर्मेलिटी है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात हो गई। अब गर्भावस्था में लिंग परीक्षण हेतु बार बॉडी का अध्ययन किया जाता है। तो अगर लिंग परीक्षण जो बैन है अगर वो करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं, बार बॉडी के द्वारा। बार बॉडी के आधार पर लिंग धारण की विधि को जो है एमनियोसेंटोसिस कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, एमनियोसेंटोसिस। इसमें एमनियोटिक फ्लूइड को जो है बाहर निकाल लिया जाता है गर्भ से, और उसमें बार बॉडी का अध्ययन करके बता दिया जाता है कि फीमेल है या मेल है। फिर म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डिवीज ने दी। मुलर ने 1946 में एक्सरे द्वारा म्यूटेशन करके दिखाया था, जिसके कारण इनको नोबेल प्राइज मिला था। अब जो है सबसे आखिरी में हम बात कर लेते हैं कुछ जो है डिजीजेस की, कौन कौन सी हैं जो कि जेनेटिक डिजीजेज हैं। पूछा जाता है निम्न में से कौन सी वायरल हैं, बैक्टीरियल हैं, तो और उसमें या कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सी जेनेटिक डिजीज हैं। तो हीमोफीलिया, अभी हमने सबकी बात लगभग कर ली। हसियाकार रक्ताणु एनीमिया, जिसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, इसमें जो RBC होती है वो इस तरह से जो है हसियाकार बन जाती हैं। डाउन सिंड्रोम हमने बात कर लिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी देख लिया, टर्नर सिंड्रोम भी देख लिया, और फिनाइलकीटोन्यूरिया ये बच्चों में होने वाली बीमारी है, सभी अनुवांशिक बीमारी हैं। तो ये सभी जो है हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। फिर जैव विकास में कुछ चीज़ें और हम देख लेते हैं। जैव विकास में संयोजक कड़ी, क्योंकि जैसे जैसे जैव विकास हुआ तो आप देखते हैं क्लासेज हैं हमारे पास, तो 2 क्लास के लक्षण एक साथ या पौधों और जानवरों दोनों के लक्षण एक में पाए जाते हैं, क्योंकि ये जब जैविक विकास के प्रक्रम में कुछ ऐसी कड़ियाँ बीच में बन जाती हैं जिनमें जो है अगले स्तर का और पिछले स्तर का दोनों के ही लक्षण एक साथ देखने को मिल जाते हैं। एक एक को देखते हैं। युगलीना, तो युगलीना जो है प्रोटोजोआ और का है, लेकिन क्लोरोफिल युक्त है, यानी इसमें पौधे के भी लक्षण हो गए और जंतु के भी लक्षण हो गए, लेकिन हम इसको रखते किसमें है, प्रोटोजोआ में, यानी जंतु में रखते हैं। फिर प्रोटीस्पोरेंजिया, ये संघ प्रोटोजोआ का एक कोशिकीय सदस्य है। इन्हीं के पूर्वजों से स्पंज की उत्पत्ति हुई है, यानी स्पंज और प्रोटोजोआ के बीच। नियोपिलाइना, ये मोलस्का और एनेलिडा के सदस्यों से अधिक जो है विकसित है जंतु, लेकिन मोलस्का और एनेलिडा के संयोजक यानी कनेक्टिव लिंक है ये। पेरिपेड्स, ये आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच का जो है संयोजक है। आर्कियोप्टेरिस, जो जिसका जीवाश्म प्राप्त हुआ था, अब तो ये पक्षी है ही नहीं, तो ये जो है रेप्टाइल्स यानी सरीसृप और पक्षियों के बीच जो है संयोजक कड़ी है। प्रोटीथीरिया,
ये निम्न कोटि के स्तनधारियों का उपवर्ग। वर्तमान में 3 श्रेणियां, एकेडिना, जैगलोनस और अंधकेरस। ये क्या है? अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, यानी ये जो है स्तनधारी और रेप्टाइल्स के बीच की जो है कड़ी है। तो इस तरह से जो हम लोगों ने जितना भी जरूरी था जैव विकास में और जेनेटिक्स में जानना आपके लिए, वो इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसको शेयर भी करिएगा, और अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो इसी तरह की कुछ बायोलॉजी क्लासेज आपको और जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।